स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इंडिया के पास पहले एक बार मौका था दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा बनने का, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया चोज टू वॉक अवे। इंडिया ने डिसाइड किया कि भैया मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। बट अब जो रीसेंट टेंशंस चल रही हैं जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, खासकर यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड टेंशन चल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक नया सवाल यहां पर उठता हुआ देखने को मिलता है कि क्या इंडिया को इस पर्टिकुलर RCEP को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिकॉज इंडिया को तो क्रिटिसाइज किया ही जाता है इस चीज के लिए कि इंडिया बार बार किसी ना किसी नेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। पहले यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था, सबसे ज्यादा चीजें वहां पर बेच रहा था, अब वहां बात नहीं बनी तो भैया चाइना के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट सेल्फ रिलायंट इज ऑल अबाउट। सेल्फ रिलायंट इंडिया का आइडिया ही यही है कि हम किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमने अपने मल्टीपल चैनल्स यहां पर क्रिएट कर रखे हैं जिसके हेल्प से, जिसके फोकस के थ्रू हम अपनी ग्रोथ को टारगेट यहां पर कर रहे हैं, अपने देश के विकास को टारगेट यहां पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही सारे सवाल आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये RCEP के साथ जो गठबंधन करने की बात की जा रही है, क्या ये सही डिसीजन रहेगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पॉलिसी एक्शंस यहां पर लिए जा सकते हैं जिनके चलते ये RCEP का मूव भी थोड़ा बेनिफिशियल बनाया जा सके। एंड मोर ओवर जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ना, कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया की हम बार बार बात करते हैं कि किस तरीके से जो रीसेंट ट्रेड टेंशंस यहां पर यूएस के साथ रही हैं, कैसे इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू मिटिगेट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। और ऐसे नहीं कि अभी से किया जा रहा है, बहुत पहले से उस प्रकार के स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं। बिकॉज यूएस के साथ जिस प्रकार का रिलेशनशिप यहां पर रहा है, जो फॉल आउट अभी यहां पर है, उसमें यूएस के इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स भी यहां पर कहते हैं कि भैया इंडिया को अपना लेसन मिल गया होगा कि उन्हें यूएस को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। राइट, निकी हेली वहां पर कह रही हैं, जो यूएस की पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका ये कहना है कि भैया कहीं ना कहीं यूएस ने यहां पर गलती कर दी है, कुछ ज्यादा ही आर्म ट्विस्टिंग कर ली है इंडिया के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा एलाई था उनका एशियन रीजन में। राइट, तो देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कि इंडिया की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर है, बट एट द सेम टाइम इंडिया हैज बीन डूइंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स ताकि उस डिपेंडेंसी को मिनिमाइज किया जा सके एंड अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखी जा सके। जैसे अगर इंडिया यूएस के केस में हम यहां पर बात करें तो ICT करके इनिशिएटिव था, दोनों के बीच की पार्टनरशिप थी, उसको ट्रस्ट से रिप्लेस किया गया था ताकि अगेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, AI इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर काम किया जा सके। राइट, यूएस इंडिया का ट्रस्ट इनिशिएटिव। मोर ओवर इसी चीज को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स की अनाउंसमेंट कर दी है कि 4 नए और खोले जाएंगे। ऑलरेडी गुजरात में यहां पर काम चल ही रहा है, जिसमें बोल ही रहे हैं कि भैया बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर आवर चिप। सो दैट इज द पॉइंट ना, कि वी हैव बीन एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंडिजिनस डेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल चैनल्स यहां पर ओपन रखे हैं। फर्दर डिफेंस के केस में यहां पर बहुत कहा जाता है इंडिया के लिए कि भैया इंडिया यूएस पर बहुत डिपेंडेंट है, और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो $15 बिलियन का यहां पर हमने ट्रेड भी किया है। राइट, यूएस से हमने चीजें खरीदी भी हैं, सिग्निफिकेंट चीजें यहां पर खरीदी गई हैं, आपके हार्पून मिसाइल्स यहां पर खरीदी गई हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज खरीदी गई हैं। राइट, रिमोटली पायलटेड आपका एयरक्राफ्ट, ये सभी चीजें यहां पर खरीदी गई हैं। बट एट द सेम टाइम सिमिलर चीजें हमने डोमेस्टिकली भी क्रिएट करना शुरू कर दी हैं। राइट, हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स यहां पर काम कर रहे हैं, तेजस हो गया, AMC हो गया, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत जैसे हो गए, इनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। एंड मोर ओवर वही ना, सेल्फ रिलायंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, डोमेस्टिकली भी एंड मल्टीपल ऑप्शंस ओपन। तो उसी के तरीके से हमने अपने मल्टीपल ऑप्शंस फ्रांस के साथ रखे हैं, रफाइल्स के साथ, ठीक है जी, ड्रोन्स के लिए इजराइल के साथ रखे हैं, रशिया के साथ तो भैया हमारा सबसे बड़ा, सबसे पुराना यहाँ पर डिफेंस पार्टनरशिप है ही। अभी भी करंटली जो हम सबसे ज्यादा डिफेंस का इंपोर्ट करते हैं रशिया से ही यहाँ पर करते हैं, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिफेंस इक्विपमेंट्स में रशिया ही है। तो वो उस प्रकार का स्ट्रेंथ इन रिलेशनशिप को किया गया है, विद टाइम यहाँ पर किया गया है। डॉलर के केस में अगेन एक और बड़ी हुई डिपेंडेंस है कि हमारा जो भी ट्रेड यहाँ पर होता है उसकी मोस्टली ट्रेड सेटलमेंट डॉलर्स में की जाती है। अब इंडिया ने कभी ये स्टांस नहीं लिया कि हम डॉलर के अगेंस्ट हैं। इंडिया ने हमें यही हमेशा यही बोला कि हम प्रो रूपी हैं, वी आर नॉट एंटी डॉलर, वी आर प्रो रूपी। हम रूपी को यहां पर इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रूपी ट्रेड फ्रेमवर्क्स यहां पर डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक्सपैंड किया गया, रशिया बीइंग वन ऑफ देम, श्रीलंका, फ्यू ऑफ द नेशंस ऑफ अफ्रीका आल्सो। राइट, कि हम उस तरीके से रुपये को प्रमोट कर रहे हैं ताकि कल को अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व को चेंजेस लेता है या ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई चेंजेस आते हैं, राइट, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, हमारे ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, रुपये की वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। अब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि भैया रुपये बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका है डॉलर के इंपैक्ट से, बिल्कुल डेफिनेटली आज भी इंपैक्ट है और इंपैक्ट बहुत सालों तक भी रहेगा। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग दैट इनिशिएटिव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एलिनेटेड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंपैक्ट्स। आप खुद को मिटिगेट यहां पर कर पा रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वही इनिशिएटिव यहां पर रखा भी गया है।
अच्छा, ट्रेड के केस में तो यहां पर है ही। अब ट्रेड के केस में भी यहां पर जो हमारे पास कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि हम बाकी मार्केट्स को यहां पर टैप करें, है ना। यूएई, स्विट्जरलैंड, यूके के साथ ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है, राइट। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी भी नेगोशिएशंस यहां पर चल रही हैं। हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं अफ्रीकन नेशंस में, राइट। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम अपना ट्रेड और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पर ट्रेड और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट ना, वी नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अगेन यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी भी क्रिएट नहीं की जा सकती। एंड किसी भी तरीके से आई विल ट्राई टू रिपीट माई पॉइंट वंस अगेन, मैंने पहले भी कहा था एक पिछले सेशन में कि हम चाइना के ऊपर भी कभी अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर सकते। हमें अपना फायदा देखना है, जहां पर हमें बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज मिल रहे हैं हमारे देश की ग्रोथ के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमें उन्हें यहां पर प्राइमरी मोटिव रखना है। और उसी के चलते शायद हम वो विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 का, उसे अचीव भी कर पाएंगे। और वही फोकस शायद करंटली सरकार का भी है और होना भी चाहिए, नहीं तो वो सारी बातें भैया फेरी टेल बन के रह जाएंगी, हम उस तरीके की ग्रोथ यहां पर अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वही बात आ जाती है कि जब ट्रेड की बात की जा रही है कि अब सिंस अगर इंडिया बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहां पर यूएस में लूज कर सकता है, जिसके इंडिकेशंस थोड़े बहुत मिलने शुरू हो चुके हैं, सो इन द लॉन्गर रन इंडिया कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दी ऑप्शन टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्रेड ब्लॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है RCEP का, राइट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे 2019 में इंडिया ने डिसाइड किया था कि भैया हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। बट अब दोबारा से यहां पर वो बातें शुरू हो चुकी हैं कि क्या उस प्रकार का पर्सपेक्टिव है, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट को यहां पर साइन कर पाए। तो थोड़ा सा पॉइंट यहां पर समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बेनिफिट यहां पर होगा इस चीज का। सबसे पहले बेनिफिट जानेंगे, फिर थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेज भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात RCEP, ठीक है जी, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड डील, जो फ्री ट्रेड ब्लॉक यहां पर माना जाता है। 15 नेशंस हैं, एशियन देशों के अलावा बाकी आपके 5 और नेशंस यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में देखी जाए सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, 30% तक की देखने को मिलती है। ग्लोबल ट्रेड में 28% तक का देखने को मिलता है। सो दे हैव बीन क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि उस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी सिग्निफिकेंट पोर्शन यहां पर वो कंट्रोल करके बैठे हैं, राइट। और इसी वजह से इन सभी देशों के बीच में उस प्रकार का ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट था आपका जनवरी 2022 में यहां पर फाइनली इसकी शुरुआत यहां पर की गई। 10 एशियान मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपके बाकी मेंबर, एशियान प्लस 5 मेंबर्स यहां पर हैं, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? RCEP का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी आपके टैरिफ्स हैं, है ना, ऑन द ट्रेडेड गुड्स, तो 90% ऑफ दोस टैरिफ्स को हम यहां पर एलिमिनेट करेंगे 20 सालों में। और एक कॉमन फ्रेमवर्क यहां पर एस्टैब्लिश करेंगे इन सभी देशों के बीच में फॉर द ई-कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस के मामले में काफी एस्पेक्ट्स को यहां पर ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट कवर करता है, राइट। अब इंडिया का जो विड्रॉल था 2019 में, इंडिया का जो विड्रॉल था वो अभी भी हम उसके रीजंस भी जानने की कोशिश करेंगे। बट इंडिया का जो विड्रॉल था उसमें कुछ कंसर्न्स थे उनके कि भैया हमारे थोड़ा ट्रेड इंबैलेंसेस बहुत ज्यादा है, अगर हमने अपनी मार्केट्स को यहां पर ओपन कर दिया तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वही जो प्रथा हम आजादी के बाद से फॉलो करते आए हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की, तो उन्हीं प्रथाओं को कंटिन्यू रखते हुए हमने यहां पर यही डिसाइड किया कि भैया हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है, बिकॉज कंसर्न है शायद हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर वहां पर फेल कर जाए, हम नेट इंपोर्टर ही यहां पर बन जाए और एक्सपोर्ट कुछ भी ना कर पाए। सो ऑल्दो वो कंसर्न्स उस समय पर हाईलाइट किए गए थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिसीजन यहां पर इंडिया ने लिया कि RCEP से खुद को एग्जिट कर लिया, नहीं तो ये एशियन प्लस 6 नेशंस का यहां पर ग्रुप बनता, टोटल 16 कंट्रीज का यहां पर ग्रुप बनता। बट व्हाट इफ ये ज्वाइन कर लिया जाए, तो क्या बेनिफिट क्या है इंडिया के पास, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब इतना बड़ा ट्रेड ब्लॉक है जो कि कहीं ना कहीं दुनिया की 32% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को यहां पर एक्सेस करता है, उसे कवर करता है, तो प्रेफरेंशियल एक्सेस अगर इसका यहां पर मिलता है तो डेफिनेट सी बात है जो इंडिया के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, खासकर फार्मा, IT, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, जहां पर अगेन एक प्रकार का कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया के पास अवेलेबल है, बट कुछ बैरियर्स यहां पर वो फेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे हम एड्रेस कर पाएंगे एंड इन सेक्टर्स को अच्छा पुश यहां पर मिल सकता है। पर बकायदा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन सेक्टर्स में जो मच रिक्वायर्ड मॉडर्नाइजेशन है वो यहां पर लाई जाए, तब जाके उस प्रकार का आप इनिशिएटिव का बेनिफिट ले पाओगे। अदरवाइज आपको पता लगा कि भैया आप अपने जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है उसी के बेसिस पर वहां पर एंटर कर गए, तो भैया वो देश भी यहां पर मजाक नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, राइट। पर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है सर्विसेज सेक्टर के लिए, राइट, कि स्ट्रॉन्ग गेन्स यहां पर सर्विसेज सेक्टर के लिए डेफिनेटली हो सकते हैं, राइट। खासकर आपका फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, जो कि ऑलरेडी यहां पर 43% ऑफ द इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट टू दीज RCEP कंट्रीज के लिए यहां पर होल्ड करते हैं, कि इनके लिए और मार्केट का एक्सेस यहां पर बढ़ जाएगा, बिकॉज अगेन उस प्रकार का जो
टैरिफ बैरियर है वो यहां पर रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग हब पोटेंशियल, कि कहीं ना कहीं जो इंडिया का रोल है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में खुद को इंटीग्रेट करना है, फैसिलिटेट करना है, कहीं ना कहीं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत अपने आप को एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर के तरीके से यहां पर दिखाना है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का अगर टैरिफ फ्री एक्सेस मिलता है तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथनेस, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को भी हम यहां पर बेहतर कर पाएंगे, राइट। जैसे एप्पल के केस में देख लिया जाए कि हमने सिग्निफिकेंटली यहां पर एक्सपोर्ट्स किए हैं, उस प्रकार से अपने नंबर्स यहां पर बढ़ाए हैं, तो एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल का हब हमारे पास अवेलेबल है। इट इज नॉट लाइक कि हम कोई बहुत ही दूर का निशाना यहां पर लगा रहे हैं। वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, विल डेफिनेटली हैव टू इंप्रूव इट, बट वो पोटेंशियल यहां पर डेफिनेटली है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर ट्रेड ब्लॉक है उस पोटेंशियल को और मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है चाइनीज डोमिनेंस का, खासकर इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं हमने खुद को विड्रॉ करके वो डोमिनेंस और असर्ट कर दिया और बढ़ा दिया है। तो अगर हम इसमें दोबारा आते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से चाइनीज डोमिनेंस को कुछ हद तक तो यहां पर काउंटर कर ही पाएंगे, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल एशिया पैसिफिक ट्रेड गवर्नेंस में वो भी यहां पर इंक्रीज होगा। और खासकर जो हम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सकते हैं डिजिटल ट्रेड का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, राइट, इन्वेस्टमेंट का, उसमें भी हमें यहां पर सहायता मिलेगी। क्योंकि अगर हम इस डील का हिस्सा बनते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहां पर जो रखा गया है, इसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत क्रूशियल फैक्टर है। एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज डेफिनेटली वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज दे सी दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल कि भैया अभी तो इनकी मार्केट जो है वो ग्रोइंग मार्केट है, पॉपुलेशन बेस यंग पॉपुलेशन बेस है, पैसा खर्चने वाला पॉपुलेशन बेस है, कल को तो और पैसा खर्च करेगा। तो डेफिनेटली हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इंडिया को उस तरीके से टारगेट करता है कि मुझे यहां पर अपना सामान बेचना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडिया को अभी रिसेंटली क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इंडिया ने तो बहुत एक्ट ईस्ट पॉलिसी को यहां पर प्रमोट किया था, बट अब वेस्टर्न नेशंस के साथ यहां पर एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वो पुराना एक मुद्दा था, हमारी मुहिम थी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहां पर प्रमोट करनी है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी यहां पर कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो एशियन रीजन्स हैं इनके साथ जो हमारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं हम इन्हें और बेहतर कर पाएंगे। तो सिंपली दीज आर द पर्टिकुलर बेनिफिट्स जो कि डेफिनेटली इंडिया के पास अवेलेबल हैं इफ दे वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, है ना, इस ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा यहां पर बनना चाहते हैं। बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको जानने से पहले एक बार मैं आपको यह रिवाइज करवा देता हूं कि भैया हमने छोड़ा क्यों था, हमने क्यों डिसाइड किया दैट वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आरसीईपी। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि ट्रेड इंबैलेंस चाइना के साथ बहुत बड़ा है हमारा, एंड यदि इसका हिस्सा हम बन जाते तो चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन मार्केट्स यहां पर ओपन हो जाती विद अ वेरी मिनिमल बैरियर, जिसकी वजह से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि फिर हमारी पूरी मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स ही बिकते हुए देखने को मिलते, फ्लड कर देते हैं चाइनीज हमारी मार्केट्स को, राइट। फर्दर डेयरी इंपोर्ट्स न्यूजीलैंड के साथ ये भी कंसर्न था, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड अपना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉम्पिटिटिव तरीके से काम कर रहा है डेयरी सेक्टर में। अब उनके अगर डेयरी इंपोर्ट्स यहाँ पर किए जाते वहाँ से तो डेफिनेटली हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है डेयरी सेक्टर की, खासकर जो हमारे स्मॉल फार्मर्स और कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात बन जाती, राइट। फिर कुछ आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाइना द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स एशियन नेशंस के थ्रू यहाँ पर रीराउट किए जाते हैं ताकि टैरिफ्स को यहां पर बाईपास किया जा सके, एंड जो लूप होल्स हैं एग्जिस्टिंग पैक्ट्स में, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स में जो हमारे एशियन नेशंस के साथ है उसे यहां पर वायलेट किया जा सके। तो ये कंसर्न भी हमने यहां पर देखा। एंड मोर ओवर जो इंडिया के एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ्स हैं, फार्मा, आईटी सेक्टर, ये कहीं ना कहीं उस प्रकार का मेजर एक्सेस बैरियर यहां पर फेस करते हैं चाइना में, जिसकी वजह से ट्रेड का जो अरेंजमेंट है, ट्रेड का जो बैलेंस है वो हमेशा ही हमारे लिए डेफिसिट में देखने को मिलता है, और ट्रेड अरेंजमेंट हमेशा से चाइना के फेवर में वन साइडेड देखने को मिलता है। और ये कंसर्न है, बिल्कुल है ये। यहां पर कुछ पॉलिसी थिंक टैंक्स यहां पर कहते हैं कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं, जो ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं, अगर उनको मिनिमाइज कर दिया जाए तो इंडिया के पास भी उस प्रकार का पोटेंशियल है रिगार्डिंग फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी एक्सपोर्ट्स हो गया, जो कि इंडिया एक कॉम्पिटिटिव तरीके से चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। बट चाइना भी भैया वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठा हुआ है, उन्होंने भी वहां पर उस प्रकार के ट्रेड बैरियर्स लगा बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स चाइनीज मार्केट तक पहुंच नहीं पाते। ये कंसर्न है। इसीलिए रिसेंटली मिंट के आर्टिकल में चीज सजेस्ट भी की गई थी कि भैया इन्हें अगर रिड्यूस कर दिया जाए इंडिया चाइना के एग्रीमेंट में तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट का कंसर्न है उसे भी हम यहां पर एड्रेस कर सकते हैं। बट माय पॉइंट इज दीज आर द पर्टिकुलर कंसर्न जिनकी वजह से इंडिया ने अपोज किया था आरसीईपी को। तो क्या ये चीजें अब चेंज हो गई हैं? नहीं, बिकॉज अगेन इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर इशू विद यूएस ट्रेड डील, वो भी क्या कह रहे थे कि भैया हमें एग्रीकल्चर के लिए ओपन एक्सेस चाहिए, डेयरी के लिए ओपन एक्सेस चाहिए।
वो सिमिलर चीजें तो भैया यहां पर भी हैं। तो अगर हम भी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वही कंसर्न दोबारा रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल एग्रीमेंट या इस ब्लॉक को ज्वाइन करना एज इट इज, जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तो इंडिया के फेवर में यहां पर नहीं है। बिकॉज हमने उसी बेसिस पर तो यहां पर यूएस को मना किया ना, उसी बेसिस पर तो इतना तमाशा यहां पर खड़ा हो चुका है इंडिया यूएस के टेंशंस, राइट? तो हम दोबारा से तो उन टेंशंस को क्रिएट नहीं कर सकते ना, उनको और एग्रीवेट नहीं कर सकते, बिकॉज वही कंडीशन हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड ब्लॉक के साथ भी देखने को मिलेगी। एंड इवन इफ यू लुक एट द राइजिंग ट्रेड डेफिसिट एशियान देशों के साथ, वो बढ़ता ही जा रहा है। 2024 का आप देखें सिग्निफिकेंट है यहां पर, राइट? तो ट्रेड डेफिसिट फिर और बढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि हम अब करंटली अभी हम यहां पर ट्रेड सरप्लस में, चलो हमें बहुत लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, ये और बढ़, चाइना के साथ तो भैया और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। अभी रिसेंटली आपका ये $100 बिलियन तक यहां पर पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, क्लोज टू $100 बिलियन। कहां 2019 में आपका 48 तक का था, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा यहां पर हो चुका है, डबल ही कह लो। तो उस टाइम पे कंसर्न था कि भैया ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा, बट ट्रेड डेफिसिट और ऑलरेडी बढ़ चुका है, और अगर आरसीपी का हिस्सा यहां पर बन गए तब तो भैया ये और एग्रेवेट हो जाएगा और सिचुएशन यहां पर बढ़ जाएगी। हाँ, ये डेफिनेट बात है कि इंडिया के लिए भी ऑप्शन रहेगा वहां पर टैप करना, चाइनीज मार्केट्स को टैप करना, बट दैट शुड नॉट बी द पॉइंट। हमें पहले अपना डोमेस्टिक सेक्टर यहां पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, राइट? सो एज इट इज ज्वाइन करना, इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज कंसर्न्स हमारे सामने हैं। एंड मोर ओवर, अगर हम ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत बढ़िया हो चुका है, एशियान देशों का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना अच्छा नहीं है, हम वहां जाके कॉम्पिटेटिव तरीके से काम कर पाएंगे, तो हम शायद बहुत बड़ी भूल चूक कर रहे हैं, राइट? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, दीज ऑल कंट्रीज हैव बीन प्रमोटिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और सिग्निफिकेंट ग्रोथ इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑलरेडी यहां पर केरनी जैसे लीडिंग थिंक टैंक्स यहां पर पॉइंट आउट कर चुके हैं कि जी हाँ, इनके द्वारा उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी ग्रोथ की जा रही है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर नेशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में भी आ सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एज इट इज ज्वाइन करना, इट इज नॉट गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कोई हमें मेजर फेवरेबल पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, कुछ अगर ऑल्टरेशन यहां पर की जा सकती हैं, कुछ ट्वीक्स किए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली कुछ हमारे पास पॉलिसी सजेशंस यहां पर जरूर हैं, तो ये उनको डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, आपने सुना होगा रिसेंटली इंडिया ने अपना एक टेपा एग्रीमेंट यहां पर साइन किया था एफ्टा नेशंस के साथ। जरा बताओ मुझे एफ्टा नेशंस कौन कौन से हैं इन चारों ऑप्शंस में से? सिंपल सवाल है, कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड मोर ओवर, वी हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर इकोनॉमी सब्जेक्ट, जो कि सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट? तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कतें आती हैं। सो द होल आइडिया इज टू मेक इट ईजी फॉर यू, है ना? थोड़ा सा जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स उनको थोड़ा ईजी किया जा सके, तो कम्युनिटी हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप डेफिनेटली से ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, राइट? एंड करंटली स्टडी IQ किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है कि 22 अगस्त से हमारा नया बैच यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, और ये तीनों केसेस में है, 2026, 2027, 2028 P2I बैचेस यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। नाउ P2I बैच इज बेसिकली व्हाट, जहां पर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है वो हम यहां पर कवर करते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव यही है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज की जाए, लाइव क्लासेस के थ्रू, रिकॉर्डेड सेशंस का भी आपके पास एक्सेस रहता है, मेंटरशिप सपोर्ट, नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, उसकी इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, मतलब यू नेम इट वी हैव इट। वी हैव दिस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव जिसको बहुत क्यूरेटली डिजाइन किया गया है, सभी के फोकस को मद्देनजर रखते हुए, स्टूडेंट्स के फोकस को मद्देनजर रखते हुए, और उसके बेसिस पर एक कोर्सेज यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। 2025 के प्रीलिम्स में भी हैव सीन गुड रिजल्ट्स इन दिस, राइट? तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए इस पर्टिकुलर बैच को। 2027, 26 एंड 28 तीनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, अगेन यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कूपन कोड ऑफ ARG Life। 22 अगस्त मॉर्निंग बैच यहाँ पर शुरू होने वाला है। सो व्हाट आर द पॉलिसी सजेशंस, क्या क्या रास्ता है? देखो, कंडीशनल एंट्री अगर मिलती है तो डेफिनेटली इंडिया अवेल कर सकता है ना, कि ज्वाइन RCEP बट ओनली विद द सेफगार्ड्स। क्या कि भैया गारंटेड मार्केट एक्सेस मिलेगा, कि इंडिया को गारंटेड मार्केट एक्सेस मिले, एंड इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन यहां पर मिल जाए, है ना? और जो एंटी डंपिंग का जो कंसर्न है, खासकर इन सभी देशों के साथ, एशियान प्लस चाइना देशों के साथ, इन एंटी डंपिंग के कंसर्न्स को यहां पर एड्रेस किया जाए। एंड कहीं ना कहीं जो भी इंटीग्रेशन इंडिया और RCEP नेशंस के साथ यहां पर होनी है, इट हैज टू बी इन अ फेज्ड मैनर, कि पहले सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए, फिर आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पर मैंडेट किया जाए, फिर टाई टैरिफ्स यहां पर रखे जाए। मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि एक फेज्ड मैनर में किया जाए, ताकि अगेन इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे किसी भी तरीके का अब्रप्ट इफेक्ट देखने को ना मिले, राइट? उसके अलावा ऑल्टरनेटिव रूट्स को यहां पर एक्सटेंड किया जा सकता है,
इंडिया अपने एशियन देशों के साथ एफटीए नेशंस को और जो एफटीए एग्रीमेंट्स उनको और डीपन कर सकता है और बेहतर कर सकता है। इफ इंडिया वांट्स टू एक्सप्लोर दिस एशियन मार्केट, तो उस एफटीए को और डीपन किया जाए, उसे और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके, उसमें इन्वेस्टमेंट के क्लॉजेस यहां पर लगाए जा सकें, अपना जो क्वाड का इकोनॉमिक रोल है उसको यहां पर एक्सटेंड करे, राइट। अपने जो जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स और बेहतर करे, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। नॉट बिकॉज कि हमें सिर्फ आरसीपी ज्वाइन करना, उससे हमारे सारी सिचुएशंस का सोल्यूशन यहां पर मिल जाएगा, नहीं, वो सिचुएशन को और यहां पर गंभीर कर सकता है। बट ऑल इन ऑल इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच कि आप यहां कंप्लीट तरीके से आरसीपी को ज्वाइन तो नहीं कर सकते। कंसर्न्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, ट्रेड डेफिसिट का कंसर्न यहां पर बढ़ता जा रहा है, 2019 से तो और ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है, राइट। एंड जो वही मार्केट एक्सेस का जो कंसर्न हमारा यूएस के साथ था, वही कंसर्न अभी भी आरसीपी के साथ है, तो इट इज स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड। तो उसके बेसिस पर तो हम ये डेफिनेटली स्टेप यहां पर नहीं ले सकते। बट हाँ, कंबाइन कर सकते हैं सिलेक्टिव आरसीपी एंट्री को विद अ डाइवर्सिफाइड रीजनल टाइज, है ना, ताकि हमारी इकोनॉमी भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे एंड कॉम्पिटिटिवनेस को भी हम यहाँ पर एनहांस कर सकें एंड बाकी देशों के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकें। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली इंडिया के लिए करंटली एक्सपोर्ट सेगमेंट को एक्सप्लोर करना बहुत क्रूशियल है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी हमें थोड़े समय के लिए चाहिए, उस तरीके का पुश यहाँ पर चाहिए। अगर हम चाहते हैं अपने देश को विकसित भारत बनाना, तो बिना एक्सपोर्ट किए भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हम ज़्यादा भी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और जितना अगर हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करेंगे, वी विल ऑल्सो सी अ गुड इन टर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। जो एफडीआई का कंसर्न है वो भी हम यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएंगे। सो ऑल इन ऑल दीज आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन आज जरूर क्रिएट हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।